नमस्कार। मंथन में आपका स्वागत है। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूँ। उत्तर प्रदेश विधानसभा पर काबिज होने के लिए राजनीतिक दलों ने रणभेरी बजा दी है। फिलहाल पूर्वांचल चुनावी अखाड़ा बन गया है। पूर्वांचल के 156 सीटों पर जिसका राज होगा, जिसका वर्चस्व होगा, वही यूपी का ताज पहनेगा। पूर्व का रिकॉर्ड तो फिल वक्त यही बता रहा है। मंथन में आज बात होगी पूर्वांचल की जंग की। दो 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को प्रचंड बहुमत दिलाने में पूरब का बहुत बड़ा हाथ रहा है। यही वजह है कि कभी पूर्वांचल के ताकतवर कद्दावर नेता माने जाने वाले योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली। हालांकि बीजेपी के भीतर ही उन्हें मुख्यमंत्री बनाने पर अंतर्विरोध था। आज तक पार्टी के कुछ नेता योगी के खिलाफ अंदर ही अंदर अभियान चलाते रहे हैं, लेकिन योगी ने पूर्वांचल से निकलकर कब पूरे यूपी और देश के बड़े हिंदुवादी नेता के रूप में खुद को स्थापित कर लिया, इसका अंदाजा विरोधियों को भी नहीं था। इस बार पूर्वांचल की जंग में भाजपा के सामने समाजवादी पार्टी छोटे छोटे दलों के साथ एक संयोजन खड़ा करके बहुत बड़ी मजबूती के साथ में खड़ी नजर आ रही है। 2017 के चुनाव में पूर्वांचल के 26 जिलों के 156 विधानसभा सीटों में 106 सीटें बीजेपी ने जीती थी। 18 सीटें सिर्फ सपा को मिली थी। कांग्रेस को 4 सीटों पर संतोष करना पड़ा था। इस बार भाजपा, सपा, कांग्रेस, बसपा और आम आदमी पार्टी ने पूर्वांचल में गोटी बिछा दी है। भगवान बुद्ध की धरती सिद्धार्थनगर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल संधान किया। काशी के विकास के साथ पूर्वी भारत या पूर्वी उत्तर भारत के विकास का रोड मैप भी उन्होंने पेश किया। 5400 करोड़ की परियोजनाएं शुरू की। पिछली सभी परियोजनाएं मिला ली जाएं तो काशी को अकेले 75,000, जी हां 75,000 करोड़ का विकास मोदी दे चुके हैं। मोदी योगी की जोड़ी बड़ी बेजोड़ है। मोदी ने आज काशी का दौरा किया और काशी में जो उनका अंदाज नजर आया वो बिल्कुल अलग तरीके से था। बिल्कुल फुल ऑन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल चुनावी मोड में नजर आए। उन्होंने पूरे एक तरीके से जो उनका अंदाज चुनावी सभाओं में, रैलियों में होता है, उस अंदाज को उन्होंने दिखाया। और यूं ही नहीं, उनके पास बताने के लिए बहुत कुछ था। काशी के गौरवशाली इतिहास की उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारें जो बीजेपी से पहले 70 सालों तक यहां राज करती रही हैं, उन सरकारों ने काशी में कोई काम नहीं किया था। बिजली के तार लटकते थे, चलना मुश्किल था। ये सब सारी बातें उन्होंने कही। विपक्ष को सीधे निशाने पर रखा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी। मोदी के सीधे निशाने पर थे। 70 साल का राज कांग्रेस ज़्यादातर उसमें शासन में रही है और फिर समाजवादी पार्टी और थोड़ा बहुत हमला करते हुए बहुजन समाज पार्टी पर नजर आए, लेकिन मुख्य रूप से निशाना यही दो दल रहे। अगर पूर्वांचल की गणित की बात करें तो बेहद दिलचस्प गणित है वहाँ का। अति पिछड़ों का ये जो जबरदस्त मामला है, वहाँ पर अति पिछड़े बहुत बड़ी तादाद में है और अति पिछड़ों को लेकर जो छोटे छोटे दल बने हैं, चाहे वो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी हो, ओम प्रकाश राजभर की, या संजय चौहान की प्रगतिशील पार्टी, इस तरीके के जो छोटे छोटे दल हैं वो पूर्वांचल में अपने आप में एक अलग तरीके से गुणागणित को बना देते हैं। पिछले चुनाव में जो 2017 का चुनाव था, राजभर बीजेपी के साथ थे। 27 तारीख को, इसी 27 अक्टूबर को मऊ के मैदान में राजभर और उनके सहयोगी, जो उनका मोर्चा है, उसके कई छोटे छोटे घटक दल एक बहुत बड़ी सभा कर रहे हैं। और राजभर ने कहा कि हमने कोई दबी छुपी बात नहीं की, हमने सभी दलों को बुलाया था। समाजवादी पार्टी हमसे बात करने आई, हमने बात की, बात बन गई। तो समाजवादी पार्टी के साथ में गठबंधन का ऐलान
कमरे के भीतर नहीं करेंगे राजभर, खुले मैदान में, खुले मंच पर। तो ये बड़ा देखना दिलचस्प होगा कि क्या संदेश जाता है। लेकिन इन सब चीज़ों को देखते हुए अगर पिछली बार का गुणा गणित देखें और इस बार की स्थिति को देखें तो बहुत मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी पूर्वांचल में लड़ती नजर आएगी। 18 सीटों वाली स्थिति बिल्कुल नहीं रहेगी। मैं पूरे दमखम के साथ इस बात को कह रहा हूं, डंके की चोट पर इस बात को कह रहा हूं। जो लोग मेरी इस बात को सुन रहे हो, कागज कलम निकाल कर रख लें, 18 सीटें तो समाजवादी पार्टी को नहीं मिलेंगी। ये आंकड़ा बहुत आगे होगा, काफी ज्यादा आगे होगा, क्योंकि इस बार जो जातीय संयोजन है ना, जो छोटे छोटे कम्युनिटीज को लेकर 2%, 3%, 4%, वो गुणा गणित बिल्कुल गजब टाइप का बनाया है। तो पूर्वांचल की जंग बड़ी दिलचस्प है। जैसा कि मैंने कहा कि जो पूर्वांचल जीतेगा वो राज करेगा, उत्तर प्रदेश पे राज करेगा। और जब जब समाजवादी पार्टी भी जब 2012 में सत्ता में आई थी तो पूर्वांचल से झुआ भर सीटें मिली थी, झुआ भर। थोड़ा हम और करीब कर लेते हैं, झुआ ज़्यादा बड़ा हो रहा तो फ्रेम से बाहर निकल जा रहा। झुआ भर सीटें मिली थी समाजवादी पार्टी को। बहन कुमारी मायावती का जैसे स्ट्रांग होल्ड पश्चिम रहता था, जब उनकी सरकार बनी तो पश्चिम उत्तर प्रदेश ने झोली भर के वोट दिए उन्हें। पूर्वांचल से भी अच्छा प्लस मिला। मध्य उत्तर प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी स्ट्रांग थी पहले से ही। एक बुरा दौर था, उस दौर की बात छोड़ दें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मध्य उत्तर प्रदेश में हमेशा स्ट्रांग रही है। लेकिन पूर्वांचल में योगी आदित्यनाथ की बदौलत, इसमें कहीं किसी बहुत बड़ा योगदान नहीं, केशव प्रसाद मौर्य जो पिछड़ों को लेकर उन्होंने साधा, पिछड़ों के वोट बैंक को साधा, और योगी का जो तीक्ष्ण हिंदुत्व है। पूर्वांचल का जो युवा है ना, वो युवा योगी आदित्यनाथ को फॉलो करता है। उस युवा ने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता की दौड़ में इतना आगे खड़ा कर दिया कि 325 सीटें जीत गई भारतीय जनता पार्टी। भूतो न भविष्यतो, अद्भुत ऐसा प्रचंड बहुमत विधानसभा में मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को कभी मिला है और मिलेगा भी नहीं। ये प्रचंड बहुमत है, क्योंकि परिस्थितियां जब कोई सरकार 5 साल राज कर लेती है तो तमाम लोग असंतुष्ट हो जाते हैं, तमाम चीजें बनती बिगड़ती हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इससे कम नहीं आंका जा सकता, क्योंकि उनके रणनीति, उनके जो सिस्टम है वो बड़ी जबरदस्त है। एक विधानसभा में 10-10 तरीके से वो सर्वे कराते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे भगवान बुद्ध की धरती से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का संधान किया, सुनिए। भाइयों और बहनों, हमसे पहले बरसों तक जो सरकार में रहे, उनके लिए स्वास्थ्य सेवा पैसा कमाने घोटालों का जरिया रही है। गरीब की परेशानी देखकर भी वो उनसे दूर भागते रहे। आज केंद्र और राज्य में वो सरकार है जो गरीब, दलित, शोषित, वंचित, पिछड़े, मध्यम वर्ग सभी का दर्द समझती है। देश में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करने के लिए हम दिन रात एक कर रहे हैं। पहले जनता का पैसा घोटालों में जाता था, ऐसे लोगों की तिजोरियों में जाता था। आज बड़े बड़े प्रोजेक्ट में पैसे लग रहा। आयुष्मान भारत के तहत जो एक स्वास्थ्य सेवाओं, मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं देने का जो मिशन छेड़ रखा है प्रधानमंत्री ने, वो यूं ही व्यर्थ नहीं जाने वाला। उसमें कहीं ना कहीं स्पार्क है जबरदस्त, क्योंकि गांवों में अगर आप जाएंगे तो इसका असर आपको देखने को मिलेगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। ये स्वास्थ्य मिशन के दूसरे चरण का शुभारंभ था। यही नहीं, काशी की धरती से, भगवान बुद्ध की धरती से, भगवान भोलेनाथ शिव शंकर की स्थली से, बाबा विश्वनाथ के दर से पूरे 10 राज्यों के लिए जो कार्य योजना थी हेल्थ मिशन की, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, वो लॉन्च की गई। आज प्रधानमंत्री ने इसके लिए काशी चुना, भगवान बुद्ध की धरती को चुना। तो एक बड़ा संदेश
पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए, बिहार के लिए, तमाम जो पूर्वी राज्य हैं, पूर्वी उत्तर भारत के जो राज्य हैं, उनके लिए एक बड़ा संदेश प्रधानमंत्री ने दिया है। निश्चित तौर पर ये बहुत गेम चेंजर योजनाएं हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। अगर विपक्ष बहुत ज़्यादा खुश है तो उसे मेहनत करनी होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री एक ऐसे नेता हैं कि वो किसी योजना, किसी परियोजना, किसी भविष्य की योजना के जरिए वो अंतिम समय भी चीज़ें बदल देते हैं। ये उनमें क्षमता है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रखर हिंदुत्व का चेहरा है, ये नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि हमने बहुत सारे लोगों को ऐसे भी सुना है कहते हुए कि हिंदुत्व की रक्षा होनी चाहिए, एक जून रोटी खा लेंगे। ऐसे भी लोग हैं, इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते। महंगाई पर वो बात करने को तैयार नहीं है ऐसे लोग। निश्चित तौर पर तो ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा देखना। लेकिन ये तय है, ये जो पूर्वांचल की जंग की हम बात कर रहे हैं ना, इस बार जंग वास्तव में होगी, बड़ा भीषण संघर्ष देखने को मिलेगा। एक एक सीट पर आप नोट कर लीजिए, 156 जो सीटें हैं, एक एक सीट पर भीषण संघर्ष होगा, कांटे की टक्कर आपको देखने को मिलेगी, वो चाहे त्रिकोणीय हो चाहे सीधी हो। और पूर्वांचल में पिछली बार कांग्रेस पार्टी 4 सीटें लेकर आई थी। मुझे जो संकेत और संदेश मिल रहे हैं, इस बार ये संख्या बढ़ेगी कांग्रेस की भी, पूर्वांचल से जो मिलने वाली सीटों की, क्योंकि अपने निम्नतम स्तर पे कांग्रेस भी थी और समाजवादी पार्टी भी अपने निम्नतम स्तर पे थे, सबसे निचले पायदान पे। अब काशी में परियोजनाओं योजनाओं को जो लॉन्च किया गया, प्रधानमंत्री से पूर्व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपने तरीके से चीजों को पेश किया, रणनीतिक तरीके से, स्ट्रैटेजिकली। सुनिए। उत्तर प्रदेश में तब कोविड जांच की कोई सुविधा नहीं थी। उस समय आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में पीएम केयर से जो सहायता उत्तर प्रदेश सरकार को प्राप्त हुई, उसके कारण उत्तर प्रदेश ने न केवल सभी 75 जनपदों में आईसीयू बेड्स की स्थापना करने में सफलता प्राप्त की, बल्कि उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 60 लैब्स की स्थापना करके कोविड जांच की प्रक्रिया को भी तेजी के साथ बढ़ा करके उत्तर प्रदेश वर्तमान में प्रतिदिन 4 लाख कोविड टेस्ट करने की क्षमता रखता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनके यशस्वी नेतृत्व के कारण और भारत सरकार के सहयोग के कारण ही संभव हो पाया है। अब इसी पूर्वांचल की जंग से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण जो कुछ कड़ियां हैं वो जुड़ी हैं आज, उसको देखना बहुत दिलचस्प होगा। समाजवादी पार्टी में लगातार इधर कई दिनों से हम देख रहे हैं कि पूर्वांचल के दिग्गज नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं लगातार, और वो ऐसे वैसे नेता नहीं हैं जो कभी बहुजन समाज पार्टी की रीढ़ की हड्डी रहे हैं। राम अचल राजभर, ये नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है उत्तर प्रदेश में। बहुजन समाज पार्टी की राजनीति को जो लोग समझते हैं, राम अचल राजभर की गहराई को वो अच्छी तरह जानते हैं। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, बहन कुमारी मायावती की सरकार में परिवहन मंत्री, कई बार मंत्री। और ये दूसरे नेता जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, लालजी वर्मा, बहुजन समाज पार्टी विधानमंडल दल के नेता थे अभी कुछ दिनों पहले तक। बहन कुमारी मायावती ने लालजी वर्मा और राम अचल राजभर दोनों को पार्टी से चलता कर दिया। आरोप वही, पार्टी विरोधी गतिविधियां। ये कौन तय करेगा, ये कौन पार्टी विरोधी गतिविधियां, ये कैसे सिद्ध हो पाएगा कि वो गतिविधियां कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे।
इन सब नेताओं ने आरोप लगाया, इन नेताओं ने आरोप लगाया खुलकर बहन कुमारी मायावती पर कि बहुजन समाज पार्टी नहीं, ब्राह्मण समाज पार्टी हो गई है, सतीश मिश्रा के चंगुल में आ गई है पार्टी। और इसी वजह से जो काशीराम के साथी मिशनरी जो नेता थे उनको निकाला गया। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तस्वीर में रामअचल राजभर, लालजी वर्मा, और एक और तस्वीर ओम प्रकाश राजभर की भी हमने दिखाई। कुछ दिनों पहले ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव से मिले और एक गठबंधन पर निर्णय हो गया, दोनों जुड़ गए। ऐसे ये दिखने में ये हो सकता है, कोई कह सकता है कि 4 सीटें तो जीती थी ओम प्रकाश राजभर ने पूर्वांचल में, क्या होता है, लेकिन वोट है 4%। अगर प्रत्येक सीट पर 2% भी और प्लस हो गया ना तो सीट यूं निकल जाएगी, यूं यूं यूं। बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी इन छोटे छोटे जो चंक हैं। समाजवादी पार्टी ने इन 2 दिग्गज नेताओं को समाजवादी पार्टी में शामिल करके ये संकेत दे दिया कि समाजवादी पार्टी ने जो उसकी आर्टिलरी है ना, चुनावी आर्टिलरी, तोप खाना, उसमें 2 और बड़ी बड़ी तोपें शामिल कर ली हैं। लालजी वर्मा अति पिछड़े वर्ग से आते हैं और राजभर बहुत दबे कुचले गरीब साधनहीन लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। रामअचल राजभर 6 बार के विधायक हैं वो। अभी कोई हमसे कह रहा था कि रामअचल राजभर और लालजी वर्मा तो निर्दलीय भी चुनाव जीत जाएंगे। अगर वो खड़े हो गए, उनको किसी पार्टी वार्टी की दरकार नहीं है। एक साथी ये भी कह रहे थे कि ये अच्छे मौसम विज्ञानी भी हैं दोनों नेता, जैसे रामविलास पासवान को कहा जाता था। तो उत्तर प्रदेश के लिए अच्छे मौसम विज्ञानी हैं। अगर ये कहीं जा रहे हैं तो मामला कुछ टेढ़ा है, कोई संकेत है, कोई संदेश है। चलिए खैर, अपना हर आदमी का अपना एक कहने का तरीका है। और ये चुनावी मौसम चल रहा है, 2022 में बहुत दिन बचे नहीं है चुनाव में, तो अपने अपने तरीके से लोग विश्लेषण करते हैं। अखिलेश यादव को सुनते हैं, उन्हें सुनना दिलचस्प होता है। आज भी उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बातें कहीं सुनी है। देखिए, अधिकारियों को सबसे पहले पता लग जाता है सरकार किसकी बनने जा रही है। और हम तो बीजेपी से कहेंगे कि वो जो नया सॉफ्टवेयर डाला था हमारे मोबाइल में भी डाल के देख लो कि कितने अधिकारी अब संपर्क में आ गए हैं। तो अब देखिए, अखिलेश यादव ने कहा कि भाई जो हमने कह रहे थे ना कि मामला कुछ टेढ़ा हो जाएगा, बड़ी बड़ी तोपें आ गई, अखिलेश यादव उससे आगे की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई अधिकारियों के हमारे पास फोन बहुत आ रहे हैं आजकल, बहुत हाल चाल पूछ रहे हैं, कैसे हैं भैया। अखिलेश यादव खुद कह रहे हैं, पता नहीं किस दुनकी में कह गए, बता गए। यह सिलेक्टिव लीकेज है भाई। इसे कहा भी जा रहा है कि भाई एक तरीके से दूसरे शब्दों में कह रहे हैं कि हमारी सरकार आ रही, फोन करो हमें। सिलेक्टिव लीकेज भी हो सकता है। लेकिन एक राजनीतिक विश्लेषक हमसे कह रहे थे कि पता नहीं कैसे बोल गए ये, मुलायम सिंह होते तो बिल्कुल नहीं बोलते। फोन तो आ रहे हैं समाजवादी पार्टी के पास, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। एक महत्वपूर्ण बात जो इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब इन दोनों नेताओं को पार्टी में शामिल कराया तो उन्होंने सबसे बड़ी बात ये बताई कि भाई एक तो अधिकारी हमें फ़ोन कर रहे हैं, और जब एक पत्रकार ने सवाल किया कि भाई ये योगी जी 68 लाख टेबलेट दे रहे हैं, तो अखिलेश यादव ने क्या कहा, जरा सुन लीजिए। शिक्षा का पूरी व्यवस्था कोलैप्स हो गई। क्या पढ़ाई हो रही है उत्तर प्रदेश में, बताइए हमें, क्या पढ़ाई हो पा रही है। अब मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं हम टेबलेट देंगे। 4.5 साल कौन सी टेबलेट देते रहे आप? कौन सा कैप्सूल दिया आपने जो अब टेबलेट दे दोगे आप? तो कह रहे थे कि भाई कौन सी टेबलेट दे रहे हैं, कौन सी गोली दे रहे हैं। अखिलेश यादव को जो अंदाज था ना, वो लग रहा था कि कोई किसी मीठी गोली की बात कर रहे हैं। वो कह रहे 4.5 साल आपने टेबलेट और कैप्सूल क्यों नहीं दिया भाई? अब जब चुनाव को 3 महीने बचे हैं तो आप टेबलेट कैप्सूल दे रहे हैं। ये अखिलेश यादव कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। ये विपक्ष है, पूर्व मुख्यमंत्री, उनको पूरा हक है, हमें हक नहीं दिया है किसी ने। हम तो जो लोग कह रहे हैं उसको प्रस्तुत कर रहे हैं अपने दर्शकों के लिए। प्रियंका गांधी भी लगातार पूर्वांचल में लगातार प्रतिज्ञा यात्रा के जरिए सारी, अब ये समाजवादी पार्टी की बात हो गई, भारतीय जनता पार्टी की बात हो गई, कांग्रेस की बात इस समय करना जरूरी है, क्योंकि कांग्रेस जमीन पर क्या है हमें पता नहीं,
लेकिन लड़ती नजर आ रही है, मुख्य विपक्षी दल की तरह वो लड़ती नजर आ रही। और पिछले 2 साल से, जब से प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की प्रभारी महासचिव बनी है, तब से हर मुद्दे पर, हर जुल्म ज्यादती पर वो उत्तर प्रदेश में नजर जरूर आई है। और उन्होंने ये भी कहा है, मेडिकल सुविधाओं को लेकर उन्होंने ट्वीट किया कि भाई कोरोना काल में आपने क्या कर दिया, उसको लेकर भी तमाम चीजें उन्होंने की और सरकार पर निशाना साधा। और ये भी कहा कि जब कांग्रेस पार्टी की अगर सरकार आई, ये वही ट्वीट है, प्रतिज्ञा यात्रा के दौरान उन्होंने कहा कि अगर कोरोना काल में आपने कुछ नहीं किया, लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया, मुख्यमंत्री योगी और भारतीय जनता पार्टी में निशाना साधा और कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी को मौका दिया सेवा करने का इस जनता ने, तो प्रत्येक व्यक्ति को, उत्तर प्रदेश के प्रत्येक गरीब, कुचले, दबे व्यक्ति को 10 लाख रुपए तक का, 10 लाख, अभी आयुष्मान भारत में 5 लाख तक का ही इलाज है, वो कह रहे हैं कि 10 लाख तक का इलाज हम मुफ्त देंगे प्रत्येक व्यक्ति को। बड़ी बात है। सबसे अच्छी बात यह हमें लग रही है कि बात कुछ भी हो, तू मैं हो, चुनावी स्टंटबाजी हो, बड़ी बड़ी बातें हो, दावे हो, वादे हो, इनको कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है ना, मुद्दों की बातें हो रही हैं। कोई दवाई की बात करता है, कोई पढ़ाई की बात करता है, कोई सिंचाई की बात करता है, कोई कमाई की बात करता है। आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अयोध्या पहुंच गए। शाम को सरयू जी में आरती की, सरयू जी की आरती की, रामलला के दर्शन किए, संत महंत साधु पंडित पुजारी सबसे भेंट की। ये संकेत भी कुछ और कह रहा है। ये बता रहा है केजरीवाल की उत्तर प्रदेश में सक्रियता, उनकी पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रभारी संजय सिंह की आक्रामकता, उनके आक्रामक तेवर, उनके तीखे तेवर इस बात का संकेत दे रहे हैं कि आम आदमी पार्टी भी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने जा रही है। जितनी भी सीटों पर लड़ेगी, आपको मजबूत लड़ती नजर आएगी। और केजरीवाल का यह अंदाज अलग अंदाज है, नजर आ रहे हैं अयोध्या में। ये देखिए उनको। हम सहयोगियों से कहेंगे कि जरा आरती, अद्भुत, कानों में जैसे लगा कि मधुर रस घुल गया हो। अद्भुत अद्भुत। कण कण राम में डूबा है, कण कण भगवान में डूबा है। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। अरविंद केजरीवाल ने भी कमर कस ली है और उनकी तिरंगा यात्रा भी अयोध्या से निकली। उनका भी राजनीतिक केंद्र जो है ना, अयोध्या है, और भारतीय जनता पार्टी का भी राजनीतिक केंद्र राम मंदिर और अयोध्या ही है।